नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें ओबीई एग्ज़ाम करते समय किन बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना है और किन बातों को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, कि जो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं वो चीज़ें भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपको सबसे पहले अपना जो लॉगिन करना है वो लास्ट मिनट पर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, या फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, या फिर सर्वर बिज़ी जा रहा है, इस वजह से आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो इस समस्या से बचने के लिए आप एग्ज़ाम वाले दिन आधा घंटा पहले ही अपना लॉगिन कर लीजिए। अगर आप जब लॉगिन कर लेते हैं और आपके पोर्टल पर अगर आपका पेपर का टाइटल और यूपीसी नज़र आ रहा है, यूपीसी यानी कि यूनिक पेपर कोड आपको नज़र आ रहा है, तो आप उसे पहले ही वेरीफाई कर लीजिए। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट बॉक्स में ये पूछा था कि हमें यूनिक पेपर कोड कहाँ से मिलेगा। तो यूनिक पेपर कोड वैसे तो आपके क्वेश्चन पेपर पर भी लिखा हुआ होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम शुरू होने पर मिलेगा। अगर पहले ही वेरीफाई करना है आपको, तो क्वेश्चन पेपर से पहले आपका जो आपने रोल नंबर भरा होगा, जो रोल नंबर वाली आपको एक पेज मिला होगा आपके कॉलेज से, उस पर भी पेपर टाइटल के आगे यूनिक पेपर कोड लिखा होता है, जिसे हम यूपीसी भी कहते हैं। और उससे भी पहले अगर आपको यूनिक पेपर कोड जानना है तो आपकी डेट शीट में भी ये लिखा हुआ होता है। तो जहाँ आपका पेपर का टाइटल लिखा होता है वहाँ से आपका यूनिक पेपर कोड भी लिखा हुआ होता है। जिस समय आप पेपर शुरू कर रहे होते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे होते हैं, उस समय आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि उनका पेपर जो है उसके अलावा वो दूसरा कोई पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है कि जो पेपर आपने डाउनलोड कर लिया होता है फिर उसका टाइम शुरू हो जाता है, और वो पेपर हो सकता है आपका उस समय ना भी हो रहा हो। तो इस तरीके की समस्या से बचने के लिए आप अपना पेपर वही डाउनलोड करें जो पेपर आपका उस दिन निर्धारित है। इसके बाद समस्या आती है कई बच्चों को कि पेपर डाउनलोड वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप डाउनलोड करना तो पूरे एग्ज़ाम के दौरान आप ट्राई करते ही रहेंगे, लेकिन अब इसके लिए आप बैठे नहीं रह सकते पेपर शुरू करने के लिए। तो इस स्थिति में आपके कॉलेज की तरफ से जो भी सब्जेक्ट स्टाफ डिसाइड किए गए होंगे वो, या फिर आप नोडल ऑफिसर से बात करके, फ़ोन करके आप उनसे अपना क्वेश्चन पेपर मंगवा सकते हैं। वो आपको ईमेल के थ्रू आपका क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, जिससे कि आपको आपका पेपर शुरू करने में सहायता मिलेगी और आप तुरंत अपना पेपर शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि भले ही आपने पेपर नोडल ऑफिसर से या सब्जेक्ट स्टाफ से मंगवा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोर्टल से अपना पेपर डाउनलोड नहीं करेंगे। आप अपना क्वेश्चन पेपर किसी भी टाइम, 3 घंटे के अंदर किसी भी टाइम आप उसको डाउनलोड ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप अपना पेपर डाउनलोड नहीं करते तो आपको सबमिट करने की, अपनी आंसर शीट सबमिट करने की परमिशन भी नहीं मिलेगी। तो इस बात के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको अपना ही पेपर डाउनलोड करना है, और अगर डाउनलोड नहीं हो पाता तो आप उस स्थिति में एग्ज़ाम के दौरान किसी भी वक्त अपना पेपर डाउनलोड ज़रूर कर लें। इसके बाद एक बड़ी समस्या ये आती है कि अक्सर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, अक्सर इंटरनेट काम नहीं करता है उस वक्त पर। तो उस स्थिति में भी आप हाथ पे हाथ धरे ना बैठे रहें, किसी दूसरे डिवाइस से आप ट्राई करें, वाईफाई से ट्राई करें, या जिस भी कनेक्शन में अच्छा आपका कनेक्शन हो पा रहा है इंटरनेट से, उसका तुरंत प्रयोग करना शुरू कर दें। इस स्थिति में समय बर्बाद होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इन बातों का पहले ही ध्यान रख लें कि आपका किस डिवाइस पर इंटरनेट ठीक काम करेगा, या जो भी आपको सूटेबल चीज़ें लग रही हैं पेपर करने के लिए, ऑनलाइन रहने के लिए, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें इस बात का। आपकी जो टोटल ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की वो 3 घंटे है लिखने की, और 1 घंटा है आपका पेपर अपलोड करने की, आंसर शीट स्कैन करने की और फिर उसको अपलोड करने की। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उनको 4 घंटे मिल गए हैं लिखने के लिए, ऐसा नहीं है। तो आप 3 घंटे का जो
प्रयोग है वो सिर्फ लिखने के लिए करें और बाकी का जो 1 घंटा है उसको इन सब टेक्निकल कामों के लिए बचा कर रखें और इसे इसी तरीके से लें जैसे आप स्कूल कॉलेज में जाकर अपना एग्ज़ाम देते थे 3 घंटे में, उसी तरीके से 3 घंटे में आपको यहाँ पर भी उत्तर अपने लिखने हैं और 1 घंटे का जो समय है उसको स्कैनिंग, अपलोडिंग और पेपर डाउनलोड के लिए ही यूज़ करें। इस में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आप अपनी आंसर शीट जो आप अपलोड करने जा रहे हैं, जिसे आपने स्कैन किया है, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके की आपकी व्यक्तिगत जानकारी लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। आपका नाम, आपका कॉलेज का नाम स्पेशली कहीं भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो इस स्थिति में UFM केस, अनफेयर मीन्स केस आपके ऊपर लग सकता है और यूनिवर्सिटी अपने रूल्स के अनुसार आप पर एक्शन ले सकती है। तो इस स्थिति से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ भी ना करें कि आपकी आंसर शीट से आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ हो। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका कॉलेज का नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर कुछ भी उसमें लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप अपना आंसर लिख लेते हैं उसके बाद आप उन्हें स्कैन करते हैं। आप केयरफुली स्कैन कीजिए। आपके जो पेपर के नंबर हैं, आपके जो शीट नंबर हैं, वो शीट नंबर ठीक से अरेंज कीजिए, उसी क्रम में उसको स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद जब आप इसको अपलोड करते हैं तो अपलोड करते वक्त बहुत सावधानी बरतिए कि जिस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा है और आप अपलोड करने जा रहे हैं उसे उसी के नंबर पर ही अपलोड करें, इधर उधर अपलोड ना करें। अगर आप सपोज़ कीजिए कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है और आपने उसको तीसरे आंसर के क्वेश्चन की जगह पर आपने उसको अपलोड कर दिया है, तो इस स्थिति में आपका जब पेपर चेक होगा इवैल्यूएशन के टाइम बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसको सीधा सीधा आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप पहला आंसर तीसरे में अपलोड कर देते हैं तो एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पेपर होता है, वो तीसरा क्वेश्चन में देखेगा अपने क्वेश्चन पेपर में, तो तीसरा क्वेश्चन कुछ और होगा और आपने आंसर कुछ और अपलोड किया गया होगा। तो इस स्थिति में हो सकता है एग्जामिनर आपको कोई नंबर ना दे उस आंसर में। तो इस चीज़ के लिए आप बहुत ध्यान रखिए कि आपको अपना जो ये क्रम है आंसर्स अपलोड करने का, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपकी जो स्कैन फाइल है वो 7 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 7 MB से ज़्यादा होगी तो आपकी ये फ़ाइल जो है रिजेक्ट हो जाएगी, अपलोड नहीं हो पाएगी। और अगर आपको स्कैन करके PDF बनाकर इसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप एक एक पेज करके भी इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, अब तो एग्ज़ाम शुरू भी हो गए, कि आपकी जो फाइल अपलोड होती हैं वो सिर्फ PDF फॉर्मेट पर अपलोड होती हैं और अगर PDF में अपलोड नहीं हो पाती तो JPEG में भी जो है पोर्टल स्वीकार करता है कॉपीज़ को। तो इन दोनों के अलावा किसी और में आप अपनी फ़ाइल को अपलोड ना करें। इसके बाद जब सारे आप आंसर अपलोड कर देते हैं तो अपलोड सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा। अगर अपलोड सक्सेसफुल लिखा हुआ नहीं आता है तब आप फिर से ट्राई करें और तब तक ट्राई करते रहें जब तक कि अपलोड सक्सेसफुल लिखा हुआ नहीं आता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको लगे कि आपने अपलोड कर दिया है और पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है तो उस स्थिति में आप ही का नुकसान होगा, इसलिए अपलोड सक्सेसफुल लिखा होने तक आप बार बार ट्राई करते रहिए। इसके बाद जब आप अपलोड कर लेते हैं तो UFM का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपको डिक्लेरेशन देनी होगी। तो UFM बटन दबाकर डिक्लेरेशन देना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही अंत में सबमिट बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कई स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या भी सामने आई है कि उन्होंने सब कुछ कर दिया और लास्ट में सबमिट बटन दबाना वो भूल गए हैं। तो उसके लिए भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको सबमिट बटन ज़रूर दबाना है। इसके बाद जब आप सबमिट बटन दबा देते हैं तो सबमिट बटन दबाने के बाद आपको एक ऑटो जनरेटेड, सिस्टम जनरेटेड आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। वो आपके या तो फ़ोन पर आएगा या फिर आपके ईमेल पर आएगा। तो वो एक्नॉलेजमेंट इस बात का प्रूफ होता है कि आपने अपनी कॉपी सबमिट की है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देने वाली होती है कि आपको कभी कभी एक्नॉलेजमेंट तुरंत नहीं आता है।
तो अगर आपने सबमिट बटन दबा दिया है, सबमिट सक्सेसफुली लिखा आ गया है और आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, तो आप उस स्थिति में घबराएं नहीं। कभी कभी बहुत सारे एक्नॉलेजमेंट एक साथ सबमिट हो रही होती हैं कॉपीज़, तो उस एक्नॉलेजमेंट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ी देर में एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, तो आप इसके लिए परेशान ना हों बिल्कुल भी। आप आखिरी टाइम तक अपनी कॉपी अपलोड करने का प्रयास करते रहें, क्योंकि ये समस्या आती है कि बच्चे एकदम तुरंत अपनी कॉपी जमा नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आपकी अपलोड नहीं होती है, लास्ट टाइम तक, यानी कि 3 घंटे लिखने के, उसके बाद जो 1 घंटा मिलता है, 4 घंटे तक आप उसको अपलोड करने के का बार बार ट्राई करते रहें जब तक कि वो अपलोड ना हो जाए। ये 4 घंटे का टोटल समय सामान्य स्टूडेंट्स के लिए है और पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए 6 घंटे का समय है। अगर आपका उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में आपका अपलोड नहीं हो पाया है, तो आपको एक्स्ट्रा 1 घंटा मिलेगा लेट सबमिशन के लिए। तो उस 1 घंटे में आप लेट सबमिशन करते हैं, लेकिन आप जमा कर नहीं पाए हैं, तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके पास कम से कम 3 से 4 स्क्रीनशॉट होने चाहिए जिसमें कि ये लिखा गया हो कि कोई एरर आ रहा है या फिर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जिन स्क्रीनशॉट में एरर या फिर फेलियर लिखा हुआ होगा, वही स्क्रीनशॉट जो है मान्य होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसके बाद भी अगर ये 4 घंटे के बाद भी आपका जमा नहीं हो पाया है, तो फिर से आपको 1 घंटा और मिलेगा, जिसमें आप 4 घंटे जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं और आप उसमें जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप ईमेल भी कर सकते हैं। जब आपके टोटल 5 घंटे हो गए, 4 घंटे के बाद आपने 1 घंटा और ले लिया और उस 1 घंटे में भी आप जमा नहीं कर पाए हैं, तब आपको 30 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तब आप उसको, अपनी कॉपीज़ को ईमेल कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी आपको कॉलेज की तरफ से सबमिट करने के लिए प्रोवाइड किया गया होगा उस पर। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि 30 मिनट के अंदर आपको वो ईमेल करनी होगी। उस ईमेल में आपको अपने सारे फेलियर या एरर के स्क्रीनशॉट लगाने होंगे, किस कारण से आप नहीं जमा कर पाए हैं अपनी कॉपी पोर्टल पर, तो वो भी आपको उस ईमेल में लिखना होगा। अपना सब्जेक्ट, नाम, रोल नंबर, जैसे आप टाइटल पेज बनाते हैं उस तरीके से आपको उस ईमेल में सारी डिटेल्स आपको लिखनी होंगी और आपको वो 30 मिनट के अंदर अंदर भेजना होगा। ईमेल, जब आप ईमेल से अपनी कॉपी भेज रहे हैं, तो आपने किस टाइम वो भेजी है, वो टाइम आप ज़रूर नोट कर लें, ताकि बाद में कोई समस्या आए तो आप उस बात को बता सकते हैं। और अगर आप ईमेल कर रहे हैं, तो आपके पास वैसे भी वो एक आपके ईमेल में एक जगह सुरक्षित हो जाता है सेंट आइटम में कि आपने भेज दिया है, फिर भी आप जो है उसका टाइम ज़रूर नोट कर लें। आप जब ईमेल के थ्रू कॉपीज़ भेज रहे हैं, तो गूगल डॉक्स में या गूगल ड्राइव के थ्रू बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि फिर उसका एक्सेस एग्जामिनर के पास नहीं पहुंच पाता है। और ना ही आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कोई फाइल भेजो। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी समस्या है कि आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल ही भेजनी पड़ रही है, तो आप उसका पासवर्ड साथ में भेजें या फिर उसको ओपन करने की परमिशन के साथ ही उसे भेजें। तो अगर आप इस तरीके से नहीं भेजते तो ईमेल के थ्रू जमा करने के बाद भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें एक बात और आपको बता दूं कि जो वीआई स्टूडेंट हैं, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर पर टाइपिंग करके पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करने की या अपनी फाइल भेजने की, कॉपीज़ भेजने की अनुमति दी गई है। तो जो स्टूडेंट वीआई कैटेगरी से हैं वो कंप्यूटर पर भी टाइप कर सकते हैं। इसके साथ जो स्टूडेंट परमानेंट डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, वो स्टूडेंट अपना पेपर कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर अपना टाइप कर सकते हैं। जो डिसेबल्ड फ्रेंडली कोई सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं, उन सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी कॉपी जो है आप लिख सकते हैं और फिर उसे पीडीएफ बनाकर आप भेज सकते हैं। तो इन सारी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि आप लास्ट मोमेंट पर पैनिक ना हो, आपको कोई समस्या ना आए। इसलिए आपको जो चीज़ें नहीं करनी हैं और जो चीज़ें करनी हैं वो आपको पहले से ही पता होंगी, तो आप उस समय पर जो समस्याएं खड़ी होती हैं उनसे आप नहीं जूझेंगे और आप आसानी से अपना पेपर जमा कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस
वीडियो के माध्यम से आप अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान जान पाए होंगे। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।